Bihar's caste census as the government releases a report. Let's cut across to a press conference with regards to the same announcements being made. सरकार ने जाति आधारित जनगणना आयोजन करने का जाति आधारित गणना का निर्णय लिया। उसके बाद उस गणना के वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के निर्माण की जिम्मेदारी बेल्ट्रॉन को सौंपी गई, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सौंपी गई। उसके बाद हम लोगों ने बहुत कम समय में एक ऐप जिसका नाम बिजागा ऐप है, बिहार जाति आधारित गणना ऐप का शॉर्ट फॉर्म बिजागा ऐप, उसको डेवलप किया और CBS पोर्टल जो है हमारा उसको डेवलप किया। आपको मैं बताऊं, ये देश में अपने तरह का अभिनव परियोजना है। अन्य राज्यों में जो IT के मामले में हमसे कुछ आगे भी हैं, किसी का नाम नहीं लेना, उन्होंने भी इसके लिए अटेम्प्ट किया था, लेकिन उसका रिजल्ट इस प्रकार प्रकाशित ना हो पाया। सुहेल साहब ने बहुत मेहनत की इसमें, उनके और हमारी जो टेक्निकल टीम थी, जाहिद लतीफ़ हैं और सुशील पांडे हैं, नागेंद्र हैं, इन सभी ने दिन रात एक करके इस ऐप को डेवलप किया। इस ऐप की जो मैं प्रमुख बातें हैं वो आपको मोटा मोटा बता देता हूं। ये ऐप जो था वो एंड्रॉयड 6 वर्जन को भी समर्थित करता है। आप सब जानते हैं आज के दिन हम लोग किस वर्जन में एंड्रॉयड के काम कर रहे हैं। ये छोटे से छोटा मोबाइल जो हमारे इनोवेटर के पास, प्रगणक के पास था, 2,34,000 से ज़्यादा प्रगणक थे, तो उनके सभी ऐप को, उनके मोबाइलों को समर्थन कर सके ऐसा ऐप बनाया गया। तो मोबाइल एंड्रॉयड वर्जन 6.0 को भी ये समर्थित करता है और ये बिल्कुल सिक्योर है। ऐप में कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता है किसी के डेटा का। ऐप में कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती है। इस कारण से जो हमारे जितने भी नागरिक हैं उनका डेटा पूर्णतः सुरक्षित है। ये हमारे किसी क्लाउड में इसका डेटा नहीं है। ये हमारे स्टेट डाटा सेंटर के 24 सर्वरों और 12 डेटाबेस सर्वरों में सुरक्षित है और किसी को इसका एक्सेस नहीं है। इसलिए ये पूर्णतः गोपनीय आंकड़े रखे गए हैं। निजता का जो अधिकार है और जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत सारी जो सुरक्षाएं हैं वो इसमें लागू की गई हैं। cbs.bihar.gov.in हमारा पोर्टल था, बिजागा ऐप था, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल दिया गया था। पहले इनुमरेटर, उसके बाद सुपरवाइजर जो कि लगभग 40,000 थे, इनुमरेटर 2,34,000 थे, और उसके बाद चार्ज ऑफिसर जो लगभग 820 के लगभग थे पूरे बिहार भर में, और फिर अनुमंडलाधिकारी और उसके बाद जिलाधिकारी। इन सभी के पास इसमें अलग अलग रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल था। नीचे के स्तर का, उसके बाद के ऊपर के स्तर के द्वारा अनुमोदन होता था, तब ये आंकड़ा फाइनल होता था। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सुविधा इसमें नहीं था। इसको हम लोग ने थोड़ा सा डिटेल और आपका समय लूंगा। एंगुलर फ्रंट एंड जावा में इसे लिखा गया है और जावा की मिडिल लेयर है और डेटाबेस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल में है। और नाम की एंट्री तो बस करनी थी हमारे इनुमरेटर्स को, और आधार जब हमारे नागरिक उसको देना चाहें तब आधार की एंट्री करनी थी, अन्यथा इसमें एंट्री उन्हें नहीं करनी थी। ऐप इस तरह डिजाइन किया गया कि इसमें एरर की कम से कम संभावना रहे। तो मान लीजिए जैसे जो भी सूचक है, तो शिक्षा अगर किसी की पूर्व प्राथमिक की है तो वो ऐप में ही उसे बटन दबाना था, उसे एंट्री नहीं करनी थी। नाम और आधार की ही बस एंट्री करनी थी किसी भी न्यूमरेटर को। तो इसलिए कोशिश की गई कि अच्छे से अच्छा आंकड़ा जनरेट किया जा सके और इसे बहुत कम समय में किया गया। पहले इसका पायलट किया गया 6 जिलों में, लगभग 300 के लगभग न्यूमरेटर्स पे। उनके जो अनुभव, उनके साथ घूम घूम के जो समझ में आया उसको हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया और बेटर वर्जन उनको दिया। बीच बीच में जैसी जैसी आवश्यकता होती गई वैसे वैसे इसमें ऐप में हमने इसको इम्प्रूव किया और अभी इसका डेटा आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछड़ा वर्ग में कौन कौन जातियां हैं ये इसमें स्पेसिफिक नहीं, जैसे आपने जातिगत तो आधार दे दिया, लेकिन पिछड़ा वर्ग करके कि भाई पिछड़ा वर्ग में ये जातियां हैं, अगर पिछड़ा वर्ग में ये जातियां हैं, इस तरह करके स्पेसिफिक हम लोग लिस्ट बटवा देते हैं। अच्छा, दूसरा है कि ये जो अनारक्षित वर्ग का 15.5 है, इसमें मुस्लिम
ओबीसी के भी कास्ट हैं क्या? ये इम्यूनिटी डेटा है, इम्यूनिटी डेटा है, धर्म का दर्जा नहीं, सब लोग क्या मुस्लिम हिंदू सब हैं। उसका तो ये क्लासिफिकेशन करने के अनारक्षित वर्ग में आखिर कौन कौन सी जाति है और उसका क्या ब्रेकअप है, उसी तरीके से अत्यंत पिछड़ा वर्ग में कौन कौन सी जाति है उसका मतलब है, डिटेल है, लेकिन जो आप ये समाप्त किए हैं उसको एक तरह से क्लासिफाइड कर देंगे कि आखिर कौन कौन सा है पिछड़ा वर्ग है। तो 27.12 है, 27.12 के कौन कौन से कास्ट है वो पूरी सूची हम आपको दे देंगे, नोटिफाइड ऑलरेडी पूरी सूची नोटिफाइड है। पूरी सूची वो उसके साथ ही अगर दे देना मैं करा दूंगा। सर्वे करने वाले रजनीश जी अनारक्षित में तो बता दें कि कम से कम उसमें मुस्लिम सवर्ण है या सिर्फ हिंदू सवर्ण? नहीं सब है, मुस्लिम हिंदू सब है, सब है। क्या ये सर्वे करने वाले सारे हाउस होल्ड में गए हैं? हमने सभी जगह गए हैं, 2 करोड़ 83 लाख हाउस होल्ड हमने कवर किया है और कहीं से कोई शिकायत हम लोगों के पास विभाग में नहीं आ पाई है कि यहाँ लोग नहीं गए हैं। जिलाधिकारियों ने खुद से घूम करके हर कुछ कवर किया है। विभाग के स्तर से, सरकार के स्तर से पूरा निर्देश था कि हर एक परिवार और हर एक परिवार को, हर एक इंसान को देखा जाना, जो भी जहाँ लोग रहते हों वहाँ भी रहना, पूरी गाइडलाइन बनी हुई थी, पूरी कवर की गई। कह रहे हैं कि हर हाउस होल्ड कवर हुआ है, नहीं, हम लोगों ने यहाँ से मतलब यू टेक द ओनरशिप रिस्पांसिबिलिटी। नहीं, हम यहाँ से पूरी तरह हम लोगों ने इंश्योर करने की कोशिश की है इन्यूमरेशन के माध्यम से कि पूरे परिवार को कवर किया जाना चाहिए। और ऐसी गड़बड़ी पाई गई तब क्या होगा? नहीं तो अगर ऐसी गड़बड़ी आएगी तो फिर हम लोग सर बताएं। देखिए अगर ऐसी मेरा परिवार का 4 आदमी हम लोग रहते हैं, 4 फ्लैट में कभी नहीं आया आपका काम। 2 आदमी को नहीं आया। देखिए, एक तो इसमें क्लैरिटी होना चाहिए, जब भी हम लोग कोई फैक्ट लेते हैं या एफिडेविट करते हैं तो एक अंडरलाइंग क्लॉज होता है टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। एक अंडरलाइंग राइडर वो हमेशा लगा रहता है, क्योंकि परफेक्शन किसी स्टेटमेंट में आ सकता है या नहीं आ सकता है, एक सब्जेक्टिव मैटर है। तो जब भी हम एफिडेविट भी कोर्ट में करते हैं तो ये कह के करते हैं कि हम एफिडेविट कर रहे हैं, बट जो कर रहे हैं इट इज़ टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। तो जो 100% कवरेज है इट इज़ टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। अगर उसमें कहीं त्रुटि प्राप्त होता है तो विल सी एज टू व्हाट इज टू बी डन। But are you open to inclusion? Somebody is claiming कि भाई हमारा छूट गया है, तो उसका अभी भी inclusion का scope अभी वर्तमान में मेरे समझ से कभी भी कोई इस तरह का ऑपरेशन होता है, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन होता है, तो उसका एक ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम होता है, ओपन एंडेड नहीं होता है। और इसीलिए सामान्यतः जब हम रिपोर्ट रिलीज कर रहे हैं तो ये रिलीज कर रहे हैं जब कोई भी बड़ा ऑपरेशन, सेंसस भी होगा तो कुछ लोग छूटेंगे। हर एक कोई ऑपरेशन में परफेक्शन नहीं आ सकता है, स्पेशली जब आपका ट्रांजिएंट पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मूव कर रहा है, घर में उस दिन नहीं है, तो ये मान के चला जाता है कि हम लोग जो करेंगे कवरेज 100% रहेगा, लेकिन परफेक्शन अगर आइडियलिज्म की बात करेंगे तो वो संभवतः पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो आंकड़े क्यों नहीं रिलीज किया जा रहा है? सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो आपने किया था उसके आंकड़े आज आपने क्यों नहीं रिलीज किया? ये important aspect of this survey was to know the economic condition of how the caste in Bihar, and when we see no data about the economic condition or status of any of the caste, just the population. So ये हाँ, नहीं, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। दिस इज स्टेज 1। जब हम स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है, ये डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू इसके बाद कन्वर्ट होता है। जब भी हम स्टैटिस्टिक्स, जैसे आज ही आप लोग तो पेपर पढ़ते हैं, आज हिंदू में हम पढ़ रहे थे कि वर्ल्ड बैंक जब रिपोर्ट रिलीज करती है ना, तो वर्ल्ड बैंक पहले फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स करके हम लोग जब यूपीएससी तैयारी करते तो उस समय PQLI कहता था, अब उसके बाद उसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा। आज हमने पढ़ा तो वो स्टैटिस्टिक्स पे इतना थ्रस्ट दे रहा है कि अपने रिपोर्ट को बोलता है SPI, स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये स्टैटिस्टिक्स ये फाइनल वर्ड नहीं है, अभी तो ये स्टेज 1 है जहां आपके पास आंकड़े आ गए। ये आंकड़ा सुलभ करना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। इससे क्या जो आज जातिगत आधार जो गणना दी गई है, तो इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा? देखिए, इसमें अभी पहले तो स्टैट्स जब आपको मिलता है तो आपके प्लानिंग ज़्यादा पॉइंटेड रहते हैं। जो हम टारगेटेड जो ग्रुप्स हैं
बहुत बार आप देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप का एजुकेशनल लेवल वैसा नहीं है, इकोनॉमिक लेवल ऐसा नहीं है। तो कभी भी आपका जब स्टेटिस्टिक्स इन डेप्थ आप जाते हैं तो आपको टारगेटेड अप्रोच करने में फ़ायदा होता है। आपको याद होगा पहले जब पीडीएस होता था तो पीडीएस में अक्रॉस द बोर्ड जाता था तो टीपीडीएस आया, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। All right, this is an announcement of what the outcome of the caste survey is. Finally, after much of the legal battle, it appears that the Bihar government has released the findings of their caste survey that they've carried out. Let me cut across to Shashi Bhushan, who's our correspondent joining us from Bihar. Shashi, go on. Tell us about the survey that was conducted after many hurdles legally. Bihar government has finally decided to announce the findings of it. What's the purpose? What are they aiming at? This has come right in time of 2024, but is centered for the state of Bihar alone. लेकिन अभी लग ये कास्ट सेंसस जो बिहार में कराया जा रहा था, इसको लेकर के लंबे अरसे से बिहार की राजनीति भी गर्म रही। लेकिन और आज बिहार सरकार ने जो रिपोर्ट है वो जारी कर दी है और जो आंकड़े सामने आए हैं वो राजनीति के लिहाज से और जो आगामी लोकसभा चुनाव होने हैं बिहार में भी उसके लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार की कुल आबादी जो है वो 13 करोड़ 7 लाख से ज्यादा बताई गई है, जिसमें धार्मिक आधार पर और जातीय आधार पर भी आंकड़े जो हैं वो जारी किए गए हैं। राज्य सरकार की तरफ से जो कास्ट सेंसस कराया गया था बिहार में, उसमें जो आंकड़े बताए गए हैं उसको अगर हम कुछ आंकड़ों को अगर हम लेते हैं जो जातिवार तरीके से, तो उसमें जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें कुछ पिछड़ा वर्ग के लिए 27% से ज्यादा की आबादी बताई गई है। इसी तरह अत्यंत पिछड़ा के लिए 36%, अनुसूचित जाति के लिए 19% और अनुसूचित जनजाति के लिए 1.68% जो आबादी है वो बताई गई है। जो सवर्ण तबका है बिहार के अंदर, जिसको जनरल कैटेगरी कहा जाता है, उसकी आबादी 15% से थोड़ी ज्यादा बताई गई है। तो ये आंकड़े आए हैं और इन आंकड़ों को लेकर के सियासत भी गर्म होगी बिहार की। लेकिन बिहार सरकार पहले हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट में बिहार सरकार जो है वो संघर्ष करती नजर आई। बाद में सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और अब ये जातीय जनगणना रिपोर्ट जारी हो गई है। तो जाहिर तौर पे जो आंकड़े सामने आए हैं और अलग अलग जातियों के जो आबादी और जनसंख्या को लेकर सरकार की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है, उसके बाद अब बिहार की सियासत और साथ ही साथ कह सकते हैं कि देश की सियासत पे भी इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। नबीला जी, आप ये बताइए शशि के कास्ट सेंसस के लिए बिहार गवर्नमेंट ने इतना फाइट क्यों किया और कितने सालों से ये फाइट चल रहा है? जब बीजेपी के साथ थे नीतीश कुमार तो तब बीजेपी ने भी कास्ट सेंसस के लिए बैट किया था, फिर उनकी सरकार दोनों के बीच में अनबन आ गई, तो फिर अब बीजेपी ने कहा कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है और ये लोगों के प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करता है और बीजेपी ने इस पे अपोज किया। मगर अब देख रहे हैं कि हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट ने उनको कास्ट सेंसस करने के लिए एक गो अहेड दिया और ये इन्होंने कास्ट सेंसस किया भी। मगर इसका मोटिव क्या है? नीतीश कुमार का मोटिव क्या है इसके साथ? राजनीतिक मकसद कहीं ना कहीं है नबीला, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बिहार में कास्ट सेंसस जब हो रहा था तो सभी दलों ने इसका समर्थन किया था। भारतीय जनता पार्टी भी उस वक्त सरकार के साथ थी और सर्वसम्मति से फैसला लिया गया था कि बिहार में जाति आधारित जनगणना कराई जाए। लेकिन जब ये काम आगे बढ़ा और बीजेपी सरकार से बाहर हुई तो उसके बाद सवाल उठने लगे थे। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी जो केंद्र सरकार ने जो स्टैंड लिया उसके बाद ये साफ हो गया था कि बिहार में जातीय जनगणना का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। अब देखिए, जो इसके पीछे की सियासत है उसको ये माना जा रहा है कि जो ओबीसी पॉलिटिक्स है देश में या फिर पिछड़ा और अगड़ों की जो राजनीति है उसको बिहार के जो दल हैं वो एक नया आयाम देना चाहते हैं और यही वजह रही कि इसके आंकड़े जारी करने को लेकर के कितनी जातियों को, कौन कौन जातियां हैं जिसको कितने फीसदी आबादी जिनकी है बिहार में, उसको लेकर के चीजें सामने आई। और देखिए, आज जो आंकड़े जारी हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 36% की आबादी बताई गई है। पिछड़ा वर्ग के लिए जो आबादी है वो 27% बताई गई है और जो सवर्णों की आबादी है वो 15 से 15.5% के आसपास है। तो ये अपने आप में संकेत देता है कि बिहार में जातीय समीकरण क्या है और इसी के ऊपर आगे बिहार की राजनीति भी बढ़ेगी और देश में भी ये मांग अब जोर पकड़ेगी धीरे धीरे कि जो जाति आधारित जनगणना है वो कराई जाए। लेकिन हाँ, नीतीश सरकार का ये दांव सही बैठा है, उसने आंकड़े जारी कर दिए हैं। अब आंकड़ों के ऊपर बीजेपी क्या कहती है और क्या उनकी तरफ से वर्जन आता है इसका इंतजार है, लेकिन फिलहाल आंकड़े जारी कर दिए गए हैं राज्य सरकार की तरफ से। नबीला
Shashi, thank you very much for joining us on that. But this has been a long-drawn fight for a caste survey, a caste census by the Bihar government, and of course the opposition parties, including the Congress, have been wanting it for wanting a caste census pan-India before 2024 Lok Sabha. So will this be really an agenda set for 2024? Bouncing off on the caste census that's happened now in Bihar, an announcement has been made giving the caste breakup in Bihar. Will this format really be applied pan-India?